गुड मॉर्निंग। आज हम मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जब हम सी का प्रोग्राम C++ का प्रोग्राम लिखते हैं और क्लास की डेफिनेशन दे देते हैं तो क्लास के नाम को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले की कक्षाओं में ये बताया गया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है और उस सेपरेट स्पेस में ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शंस दोनों को स्पेस दिया जाता है। बट दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। हाउ कम? कि जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो जो क्लास के मेंबर फंक्शंस है उनको मेमोरी में एक सेपरेट प्लेस पे स्टोर करवा दिया जाता है और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट स्पेस मिलता है ताकि उस ऑब्जेक्ट के लिए उनके डेटा मेंबर्स को मेमोरी में स्पेस मिल सके। Similarly, this is object 3, data member 1, data member 2. Now this is very clear picture here कि only the data members of the particular class, उनके मेंबर्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट स्पेस दिया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया तो ऑफ कोर्स डेटा मेंबर 1 और डेटा मेंबर 2 आर द डेटा मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास जिसका कि ऑब्जेक्ट है, तो उसको एक सेपरेट स्पेस मिल गया। इसी प्रकार से जब आपने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी एक सेपरेट स्पेस मिला ताकि इसके लिए भी वही डेटा मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी वही डेटा मेंबर्स होंगे, तो तीनों के लिए सेपरेट स्पेस है। मेंबर्स सेम है बट स्पेस इज सेपरेट। तो यहाँ डेटा मेंबर 1 की वैल्यू कुछ और हो सकती है, डेटा मेंबर 2 की कुछ और हो सकती है, या कुछ और, या कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। लेकिन चूंकि ये भी तो इसी के पार्ट है क्लास के मेंबर फंक्शन 1 और मेंबर फंक्शन 2, इनको ऑब्जेक्ट 1 में स्पेस नहीं मिला, नहीं ऑब्जेक्ट 2 में स्पेस मिला, नहीं ऑब्जेक्ट 3 में स्पेस मिला, बल्कि एक सेपरेट स्पेस मिला हुआ है। और ये अधिकार है तीनों ऑब्जेक्ट को कि ये तीनों ऑब्जेक्ट इस सेम मेंबर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जाकर इन मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है। only space for
member variables is allocated separately for each object. Separate memory locations for the objects are essential because the member variables will hold different data values for different objects. केवल member variables को ही separate space मिलना चाहिए क्योंकि ये different values hold करेंगे. Member function तो कोड है, इसका काम तो सेम है, इसलिए इनको इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स पे स्पेस नहीं दिया जाएगा बल्कि एक कॉमन स्पेस दिया जाएगा ताकि वहां से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनको एक्सेस कर सके. इट्स क्लियर नाउ स्टैटिक डेटा मेंबर्स. इसके नाम से पता चल रहा है कि जिन डेटा मेंबर्स को हम स्टैटिक रिजर्व वर्ड के साथ क्वालिफाई करते हैं वो डेटा मेंबर्स स्टैटिक डेटा मेंबर्स कहलाते हैं. जैसा कि मैं सी में भी किया था कि कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय हम स्टैटिक रिजर्व वर्ड का प्रयोग करते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो वो जो प्रॉपर्टी उस स्टैटिक वर्ड के लगाने से उस वेरिएबल में आ जाती है, द सेम थिंग इज हियर. यानी कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, इट इज इनिशियलाइज्ड 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड. जब हम मान लीजिए किसी क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर स्टैटिक है, क्लियर, और जब हम उस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्टैटिक डेटा मेंबर की इनिशियल वैल्यू क्या असाइन हो जाती है, 0 हो जाती है. यानी कि उस स्टैटिक डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट में जैसी जगह मिलेगी उस जगह पे उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 0. Only one copy of the member is created for the entire class and it is shared by all the objects of that class, no matter how many objects are created. एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलप हो गई कि वो क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर पहला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तब उस स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा. उसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट होगी और कोई दूसरी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो सकती. और उसके बाद जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे सेम क्लास के, उन सभी में उस पर्टिकुलर स्टैटिक डेटा मेंबर को जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि वो सभी ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो जगह दी गई थी स्टैटिक डेटा मेंबर को, वो वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है. यानी कि इट इज शेयरेबल बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज विजिबल ओनली व्हेन द क्लास बट within the class but its lifetime is entire program. कि ये within the class visible है, outside the class is not visible. लेकिन इसका लाइफ टाइम जब तक पूरा प्रोग्राम आपका रन होता है तब तक ये स्टैटिक डेटा वेरिएबल अपनी वैल्यू को होल्ड करता है. इसका अपन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. उस एग्जाम्पल में ये क्लियर हो जाएगा. क्लास का नाम आइटम ब्रेस ओपन स्टैटिक INT काउंट
ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। INT नंबर, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ये मेंबर फंक्शन हो गया। INTA ये आर्गुमेंट हो गया। नंबर बराबर A, ये वैल्यू उसको असाइन करवा दी। और काउंट प्लस प्लस, यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर को और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को दोनों को इसने एक्सेस किया है, क्योंकि ये इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है। इसी प्रकार से वॉइड पुट डेटा, वॉइड सी आउट लेस देन डबल कोट में काउंट, सी आउट काउंट, ये हमारी क्लास की डेफिनेशन थी। अब INT आइटम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट सेमीकोलन, INT मेन फंक्शन, आइटम A, B, C, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। A डॉट गेट काउंट, B डॉट गेट काउंट, C डॉट गेट काउंट। नाउ A डॉट गेट डेटा 100, B डॉट गेट डेटा 200, C डॉट गेट डेटा 300, C आउट लेस देन आफ्टर रीडिंग डेटा A डॉट गेट काउंट, B डॉट गेट काउंट, C डॉट गेट काउंट, रिटर्न 0 और ये मेन का बेस क्लोज। नाउ आई विल टेल यू इन डिटेल व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे क्लास का नाम है आइटम, ठीक है, और ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर, हालांकि ये प्राइवेट है, क्लास का ही डेटा मेंबर है। INT नंबर, दिस इज ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ द क्लास आइटम। अब पब्लिक स्कोप में हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। पहला गेट डेटा, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है और आर्ग्यूमेंट इसका कैसा है, इंटीजर। इसने क्या किया, नंबर बराबर A, यानी कि जो बाहर से वैल्यू लेगा वो वैल्यू किसको असाइन कर देगा, नंबर को, यानी कि इसके मेंबर को असाइन हो जाएगी।
उसके बाद काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू को ही क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। सिंपल सा इतना काम है। बाहर से वैल्यू लेना, क्लास के डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करना और दूसरे स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। इसी प्रकार से दूसरा एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट काउंट। न तो कुछ लेगा न कुछ देगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, वॉइड है। सी आउट मैसेज दिलवाएगा, काउंट कॉलन साइन और उसके बाद काउंट की वैल्यू बैकस्लैश यानी कि कहाँ जाएगा, न्यू लाइन पर। ये इसका काम है। अब यहाँ पर ने क्या किया, INT आइटम स्कोप रिजल्यूशन ऑपरेटर काउंट, यानी कि इसके स्कोप को हमने वाइडर कर दिया, यानी कि हम काउंट को यहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ABC 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। ए के लिए मेमोरी में स्पेस बना, यहाँ स्पेस किसको दिया गया, काउंट को दिया गया, और दूसरा किसको दिया गया, नंबर को। चूंकि ये स्टैटिक है तो पहले ऑब्जेक्ट को जगह मिलते ही इसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट हो गई, 0। इसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसमें सिर्फ किसको वैल्यू जगह दी गई, नंबर को। उसके बाद एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसमें भी जगह किसको दी गई, नंबर को। काउंट चूंकि स्टैटिक डेटा मेंबर था इसलिए पहले ऑब्जेक्ट में जगह मिलेगी, बाकी क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयरेबल हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ए डॉट गेट काउंट, ए डॉट गेट काउंट यानी कि इस फंक्शन को बुला लिया। स्क्रीन पे मैसेज क्या आया, काउंट कॉलन साइन, काउंट की वैल्यू, और काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। किसके जरिए बुलाया जा रहा है, ए ऑब्जेक्ट के जरिए गेट काउंट को बुलाया जा रहा है। बैकस्लैश नेक्स्ट लाइन पर पहुंच गए। फिर बी डॉट गेट काउंट, अब ये ऑब्जेक्ट उसी गेट काउंट को बुलाएगा, वही में कोड एग्जीक्यूट होगा। काउंट कॉलन साइन, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, अभी भी 0 ही है। नाउ सी डॉट गेट काउंट, उसी को बुलाया जाएगा, काउंट कॉलन साइन, अभी भी काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 ही है। अब इसके बाद ए डॉट गेट डेटा, ए डॉट गेट डेटा यानी कि ए ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट डेटा को बुलाया जा रहा है, 100 पास किया जा रहा है, तो 100 किसको मिल जाएगा, ए को, और ए किसको दे देगा, नंबर को। ये नंबर किसका हुआ, ए का, तो ए के नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 100। अगली लाइन क्या कहती है, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 1। उसके बाद फिर बी डॉट गेट डेटा, बी ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट डेटा को फिर बुलाया गया। अब पास क्या किया गया, 200, 200 किसको असाइन हो गया, नंबर को। ये नंबर किसका होगा, बी का। काउंट प्लस प्लस यानी काउंट का मान फिर बढ़ गया, क्योंकि ये शेयरेबल है तो ये 1 से कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद सी डॉट गेट डेटा 300, यानी कि सी ने फिर गेट डेटा को बुलाया, फिर आएगा जाएगा क्या है, 300, ए को क्या मिल जाएगा, 300, 300 किसको असाइन हो जाएगा, नंबर को। ये नंबर किसका है, सी का, तो ये नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 300। उसके बाद काउंट प्लस प्लस, वही शेयरेबल है तो 2 से कितनी हो गई, 3। उसके बाद मैसेज आएगा, आफ्टर रीडिंग डेटा, नई लाइन पे गई है, ए डॉट गेट काउंट, ए के जरिए गेट काउंट को बुलाया, काउंट कॉलन साइन, काउंट की वैल्यू कितनी है, 3। इसी प्रकार से बी, काउंट की वैल्यू कितनी है, 3। इसी प्रकार से सी ने बुलाया, काउंट की वैल्यू कितनी है, 3। तो देख लीजिए कि यहाँ पे स्कोप तो किस तक सीमित रहा, क्लास तक ही सीमित रहा, यानी कि उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन काउंट की वैल्यू बनी कब तक रहेगी, जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। और किस तरह से ये वैल्यू को शेयर किया गया ये भी आपके समझ में आ गया होगा।
चूंकि स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं तो उनको हमको क्लास की डेफिनेशन से बाहर एज ए पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए डिफाइन करना जरूरी है। इसीलिए अपन ने यह लिखा था INT आइटम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट। और यहाँ इसको अगर आपको कोई और दूसरी वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इक्वल टू 10। तो 0 के बजाय इसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब बात होती है कि क्या हम स्टैटिक डेटा मेंबर के बराबर या उन जैसे मेंबर फंक्शन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। यस, लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी कैन ऑल्सो हैव स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। A member function that is declared static has the following properties. Number 1, a static function can have access to only other static members. चाहे वो functions हो या variables हो, declared in the same class. कहने का मतलब है कि आपका कोई भी फंक्शन जो स्टैटिक है वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा, चाहे वह मेंबर उस क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर हो या स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो। इसके अलावा किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। A static member function can be called using the class name instead of objects as follows. दूसरी बात ध्यान में रखने की है कि हम मेंबर फंक्शंस को नॉर्मली उस क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस करते हैं, लेकिन यहां पर हम उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के नाम के साथ, यानी कि क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम सेमीकोलन, इस सिंटैक्स के अनुसार हम क्या करेंगे, उसे एक्सेस करेंगे। इसका एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जाता है। क्लास का नाम टेस्ट, INT कोड डेटा मेंबर, स्टैटिक INT काउंट, ये स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। पब्लिक वॉइड सेट कोड वॉइड कोड बराबर प्लस प्लस काउंट ब्रेस क्लोज। इसी प्रकार से वॉइड शो कोड वॉइड सी आउट
ऑब्जेक्ट नंबर कॉलन साइन कोड की वैल्यू। नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर बेस क्लोज स्टैटिक void show count within the parenthesis void cout less than count colon sign count की वैल्यू न्यू लाइन कैरेक्टर बेस क्लोज क्लास का बेस क्लोज सेमीकोलन। ये थी हमारी क्लास की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट INT टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट INT मेन टेस्ट T1 T2 T1 डॉट सेट कोड T2 डॉट सेट कोड। नाउ टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो काउंट टेस्ट T3 डॉट सेट कोड। नाउ टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो काउंट T1 डॉट शो कोड T2 डॉट शो कोड T3 डॉट शो कोड रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज। नाउ सी हियर क्लास का नाम है टेस्ट INT कोड डेटा मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ कोर्स इट इज ए प्राइवेट डेटा मेंबर। उसके बाद स्टैटिक INT काउंट इट इज ए प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर। पब्लिक में दो फंक्शंस हैं, दो नहीं बल्कि तीन है। एक है सेट कोड जो कि कुछ नहीं ले रहा है न कुछ दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि काउंट डेटा मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और ये वैल्यू कोड को दी जा रही है। तो दोनों ही इस क्लास के डेटा मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन भी इसी क्लास का है, इसलिए इसको अधिकार है कि अपनी क्लास के दोनों डेटा मेंबर को ये डायरेक्ट बाई इट्स नेम एक्सेस कर सके। अगला फंक्शन है शो कोड। ये क्या कर रहा है, स्क्रीन पे मैसेज देगा ऑब्जेक्ट नंबर कॉलन साइन और कोड की वैल्यू। इसी प्रकार से स्टैटिक वॉइड शो काउंट, ये मेंबर फंक्शन को अपन ने क्या बना दिया, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ काउंट को ही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि काउंट कैसा है, स्टैटिक डेटा मेंबर है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ अपनी ही क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर को या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। जो इसने किया यहाँ पे काउंट कॉलन साइन, स्क्रीन पे मैसेज आएगा और काउंट की वैल्यू आएगी। तो ये हमारी क्लास हो गई। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, INT टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट। तो यहाँ पे आपने काउंट को क्या किया, डिफाइन कर दिया क्लास के साथ। यहाँ पे पहचान लो ये काउंट कैसा है, टेस्ट का स्टैटिक डेटा मेंबर है। अब मेन के अंदर अपन घुसे, टेस्ट T1 T2, T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए टेस्ट क्लास के। पहला जब T1 क्रिएट हुआ तो कोड को भी जगह मिली, एज वेल एज किसको जगह मिली, काउंट को भी जगह मिल गई। क्लियर, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट हो गई काउंट की 0। अब T2 को जगह मिली,
इसमें भी कोड को जगह मिल गई, काउंट कोई एक्सेस यहीं से कर देगा। अब T1 डॉट सेट कोड, T1 के जरिए सेट कोड को बुलाया गया है, तो ये अंदर पहुंचेगा कोड बराबर प्लस प्लस काउंट। तो ये कोड किसका माना जाएगा? T1 का, बराबर काउंट प्लस प्लस का मतलब पहले काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, 1 करो, और किसको असाइन कर दो? कोड को। तो पहले ये इसे 1 करेगा और यहाँ के इसको असाइन कर देगा कोड को। अब T2 डॉट सेट कोड, अब T2 के जरिए सेट कोड को बुलाया, तो ये कोड किसका है? T2 का। काउंट वही चलेगा, शेयर होगा। तो पहले काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी? 2, और यह कोड की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी? 2। नाउ यहाँ पे क्या किया गया है? शो काउंट, जो कि क्लास का क्या है? जो कि क्लास का स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के नाम के साथ ही एक्सेस किया जाता है, न कि उसकी ऑब्जेक्ट के जरिए। तो शो काउंट एग्जीक्यूट हो गया। शो काउंट एग्जीक्यूट होते ही स्क्रीन पे मैसेज आया काउंट कॉलन साइन, काउंट की वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर। इसके बाद टेस्ट T3 को मेमोरी में जगह दी गई। क्लियर। उसके बाद T3 डॉट सेट कोड वापस बुलाया गया, काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू, कोड की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब इसके बाद टेस्ट स्कोप रिलेशन ऑपरेटर शो काउंट, यानी कि एक बार फिर वापस से स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल किया गया, वो एग्जीक्यूट होगा। स्क्रीन पे मैसेज आएगा काउंट कॉलन साइन, और काउंट की वैल्यू कितनी है? काउंट की वैल्यू अब है 3। अब इसके बाद T1 डॉट शो कोड, T1 के जरिए शो कोड को बुलाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट नंबर कॉलन साइन, T1 के कोड की वैल्यू कितनी है? 1। T2 डॉट शो कोड, ऑब्जेक्ट नंबर T2 के कोड की वैल्यू कितनी है? 2। T3 डॉट शो कोड, ऑब्जेक्ट नंबर कॉलन साइन, कोड की वैल्यू कितनी है? 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार क्लास के डेटा मेंबर को, क्लास के मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हैं। और स्टैटिक बनाने का क्या इफेक्ट होता है ये भी आपको समझा दिया गया है कि हमेशा ध्यान रखें कि डेटा मेंबर को, नॉर्मल डेटा मेंबर होता है तो हर ऑब्जेक्ट में उसको जगह मिलती है, लेकिन अगर वो स्टैटिक है तो जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी में जगह मिलेगी, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स उस प्राइवेट डेटा मेंबर को जो कि स्टैटिक है उसको एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप रिवाइज करें, कल हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर और क्लासेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्लास एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है या फीचर है C++OOP का कि उसको एक बार अपन जान लें पूरे तरीके से तो उसके बाद फर्दर प्रोग्रामिंग हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम बनेंगे वो क्लास को यूज़ करके ही बनेंगे। टिल देन आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।